Assalamu alaikum. I hope so. You all people would be doing pretty good. आज हमने एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है। ये आपकी बुक में मौजूद 237 पेज पे ये टॉपिक दिया गया है। तो जो इस दफ़ा हमारा रिड्यूस सिलेबस है, उस सिलेबस में ये टॉपिक्स जो है फिगर ऑफ स्पीच के ये इंक्लूडेड हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि हमारा आज का लेक्चर एग्ज़ाम के अंदर कहाँ कहाँ रेलेवेंट है। नंबर 1, ये पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये रेलेवेंट है बिल्कुल। वहाँ पे जब आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा किसी भी फिगर ऑफ स्पीच का, तो आपको ऑब्वियसली उसका आंसर देना होगा, और करेक्ट अगर आप दे देते हैं तो डेफिनेटली यू सिक्योर अ मार्क इन एमसीक्यू पोर्शन, राइट। और सेकेंडली उसके अंदर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो जो एमसीक्यू आपको दिया जाएगा, वैसे तो जाहिर है पेपर बनाने वाले के पास प्रिविलेज होता है कि वो एग्जांपल बाहर से भी दे सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली एग्जांपल्स जो होती हैं वो इसी बुक के अंदर मौजूद इन्हीं पेजेस में से, इन्हीं लाइंस में से जो है वो उठाई जाती हैं। जिसका मतलब ये है कि कम से कम हमारी बुक में मौजूद तमाम एग्जांपल्स जो हैं वो हमारी समझ में होनी चाहिए, हमारे इल्म में होनी चाहिए, और हमारी ग्रिप में होनी चाहिए कि ये पेजेस पे क्या लिखा हुआ है, और इसके ऊपर जो इसकी अम्ब्रेला टर्म है, जो उसका टॉपिक है, वो उसके साथ कैसे रेलेवेंट है और कैसे वो उसके साथ जो है वो उसको एक्सप्लेन करता है। ठीक, पहला तो ये पॉइंट हो गया। दूसरे नंबर पर ये रेलेवेंट है जब आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखेंगे किसी भी पोएम की, तो उस पोएम की क्रिटिकल एप्रिसिएशन के अंदर जहाँ और बहुत सारी चीज़ें लिखनी होती हैं, वहाँ एक मखसूस पोर्शन हम देते हैं फिगर ऑफ स्पीच को भी। यानी यूं कह लीजिए कि ये इंडिस्पेंसिबल पार्ट है क्रिटिकल एप्रिसिएशन का। तो वहाँ अगर आपको इन तमाम फिगर ऑफ स्पीचेस से अच्छी आगाही है, तो डेफिनेटली फिर आप अपनी क्रिटिकल एप्रिसिएशन को इनरिच कर सकते हैं अपनी इसी नॉलेज की मदद से। फॉर एग्जांपल देखें, अभी हम पढ़ते हैं जब कुछ तो कॉमन है जैसे हमें आती हैं, हो सकता है कुछ न्यू हो हमारे लिए, और हो सकता है कि पोइम पढ़ते वक्त वो लिटरेरी डिवाइस वहाँ मौजूद हो, लेकिन चूंकि हमने पढ़ी नहीं हुई तो हो सकता है कि वो हम मिस कर रहे हों। तो इनको जानने के बाद हमारी क्रिटिकल एप्रिसिएशन और भी इनरिच हो जाएगी, राइट। थर्डली, पोइट्री के अंदर ही एक और पॉइंट ऐसा है जहाँ पर ये क्वेश्चन काम आ सकेगा। फॉर एग्जांपल, अगर वो आपसे थीमेटिक क्वेश्चन कोई भी पूछता है, थीम है या थीमेटिक क्वेश्चन है, तो अगर स्पेसिफिकली थीम है तो थोड़ा सा हवाला आप उसमें भी दे सकते हैं। एक थोड़ी सी गुंजाइश बिल्कुल जो है वो पर्टिकुलर सी मौजूद होती है कि जिसमें वहाँ भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक। और फोर्थ नंबर पे आगे चल करके, यानी पोस्ट अगर हम चले जाएं एफएससी, तो उसके बाद एंट्री टेस्ट के अंदर सम टाइम ऐसा होता है, 2018 में ये हुआ था कि उस साल जो ईटा का एग्ज़ाम हुआ, उस एग्ज़ाम के अंदर उन्होंने लिटरेरी डिवाइसेस दी हुई थी। तो वो चूंकि स्टूडेंट के इल्म में ही नहीं था कि ये इस तरह भी आ सकता है पेपर में, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स खासा परेशान हुए। वो तो उनकी किस्मत अच्छी कि वो पेपर लीक हो गया था उस साल, तो फिर उन्होंने वो पेपर ही कैंसिल कर दिया, फिर दोबारा ईटा हुआ था। तो एनीवेज ये चीज़ें चलती रहती हैं। ईटा के अलावा भी आपको पता ही है कि ये जो एमडी कैट है, इसका पैटर्न भी चेंज होता रहता है। आए दिन नए पैटर्न मुतारिफ करवाए जाते हैं, नई वोकैबलरी के वर्ड्स आ जाते हैं, और कभी वो पीएमसी के अंडर हैंड ओवर कर देते हैं, और कभी किस तरह। तो अभी जो रिसेंटली पीएमसी ने एग्ज़ाम लिया था, उसने भी इस बुक के अंदर से बहुत सारी एग्जांपल्स उठाई और उस एंट्री टेस्ट के अंदर दी, और इस बुक को उन्होंने फोकस किया। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बताया था जो आपकी बुक में वो ट्रांजिटिव, डी ट्रांजिटिव, मोनो ट्रांजिटिव, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव, ये वहीं इसी बुक से उठाई हुई जो एमसीक्यूज थे उन्होंने उसके अंदर दिए हुए थे। तो इस लिहाज से जब आप इस चीज़ को कॉम्प्रिहेंसिवली तैयार करेंगे, तो ये आपको जगह जगह पर काम आएगा और आपकी बहुत सारी मुश्किलें जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। फाइन। तो ये बताने का मकसद ये होता है स्टूडेंट्स को, ताकि उनको पता हो कि जो टॉपिक वो पढ़ने लगे हैं उसका उसका उनकी एग्जाम के साथ क्या ताल्लुक है और कहाँ पर जो है वो ये वर्क करेगा। सो दैट इज व्हाई आई वाज शेयरिंग विद यू पीपल दिस थिंग, राइट। चलिए फिगर ऑफ स्पीच स्टार्ट करते हैं।
A figure of speech is departure from the ordinary form of expression or the ordinary courses of ideas in order to produce a greater effect. Fine. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. फिगर ऑफ स्पीच में बी क्लासिफाइड एज अंडर. देखें, तीन हिस्सों, इनफैक्ट चार हिस्सों में उसने इसको डिवाइड किया है. नंबर वन है रिजेम्बलेंस की बेस पे. ये रिजेम्बलेंस जो है, देखिए उसने उसका आर कैपिटल लिखा है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है. ऑन द बेसिस ऑफ रिजेम्बलेंस, रिजेम्बलेंस के अंदर क्या आ जाते हैं? सिमिली आ जाती है, मेटाफर आ जाता है, पर्सोनिफिकेशन आ जाती है, एंड अपोस्ट्रोफी आ जाती है. ये हम पढ़ेंगे कैसे, इसको हम देखेंगे. फिर ये अपोस्ट्रोफी वो अपोस्ट्रोफी नहीं है जो हम पंक्चुएशन में यूज करते हैं, ये डिफरेंट है. फिर देखें, दोज बेस्ड ऑन कंट्रास्ट सच एज एंटीथेसिस एंड एपिग्राम. एंटीथेसिस तो मैं जब आपको पढ़ाता हूँ पोइट्री वगैरह, जब मैंने आपको पढ़ाई तो मुख्तलिफ मौक़े पे मैंने आपको बताया भी था कि एंटीथेसिस कहाँ कहाँ पर मौजूद है. अलबत्ता एपिग्राम अभी तक हमारी किसी पोइम के अंदर मुझे नज़र नहीं आई थी, बट एपिग्राम भी हम देखेंगे कि ये क्या चीज़ होती है. फिर देखें, दोज बेस्ड ऑन एसोसिएशन सच एज मेटोनमी एंड सेनेकडॉकी. सेनेकडॉकी भी मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर बताता होता हूँ, ये भी पोइम्स में मौजूद है. ठीक, मुजाज मुरसल इसको कहते हैं. मेटोनमी और सेनेकडॉकी दरअसल एक ही चीज़ के दो नाम हैं. हाँ, इनमें थोड़ा सा फ़र्क वैसे है, वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर डिफरेंस क्या है. ठीक. फिर देखें, दोज डिपेंडिंग ऑन कंस्ट्रक्शन सच एज क्लाइमेक्स एंड एंटी क्लाइमेक्स. यस, ये उससे रिलेटेड है. एंटी क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स हो गया, पैरेललिज्म हो गया, ये सारे इसमें आ जाते हैं. जाहिर है उसने सारे नहीं दिए, कुछ मखसूस दिए हैं, तो हम सिर्फ इनको ही फोकस करेंगे. करेक्ट. नाउ देखिए क्या हो गया. फिर उसने क्या कहा? रिजेम्बलेंस नंबर टू, नंबर वन. नंबर टू कंट्रास्ट, नंबर थ्री एसोसिएशन, एंड नंबर थ्री कंस्ट्रक्शन. सो उसने क्या किया कि पार्ट्स ऑफ इनफैक्ट फिगर ऑफ स्पीच को इन चार हिस्सों की बेस पर मुख्तलिफ कैटेगरीज में प्लेस कर दिया है. अब हम क्या करेंगे? अब सबसे पहले हम रिजेम्बलेंस की जो फिगर ऑफ स्पीचेस हैं, आज हम सिर्फ उनको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या क्या है. ओके, देखें, सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिमिली. सिमिली की अभी तक की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि कंपैरिजन होता है दो चीज़ों का, अनलाइक चीज़ें होती हैं, और कुछ वर्ड्स होते हैं मखसूस जिनमें एस और लाइक बड़े मशहूर हैं, जिनकी मदद से हम कंपैरिजन करते हैं. दिस इज़ व्हाट आवर अंडरस्टैंडिंग सो फार इज. लेट्स सी व्हाट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दैट इज written here on the pages. In a simile, a comparison is made between two objects of different kinds which have, however, at least one point in common. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उसने कहा है कि विच हैव कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड. नंबर वन, उनकी काइंड्स जो हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए, और नंबर टू, उनके अंदर कोई कैरेक्टरिस्टिक ऐसी होनी चाहिए जो उनमें कॉमन हो. ठीक, ये एक तो हो गया. अब जो सिमिली के लिए वर्ड्स यूज होते हैं, सो, एस और लाइक, इन तीनों को आपने याद कर लेना है कि सिमिली के लिए तीन वर्ड्स हैं, लाइक, एस और सो. लाइक और एस तो हम ऑलरेडी फेमिलियर हैं खासी हद तक, बट इसमें सो जो है वो भी ऐड कर लीजिए ताकि हमें आसानी हो. अच्छा, आगे चलते हैं. उसके बाद ये देखें, द आसरिया केम डाउन लाइक अ वुल्फ ऑन द फोल्ड. अब इसमें जाहिर है कि जो अंडरलाइन की हुई चीज़ है, ये लाइक वर्ड आ गया, इसमें ये एज आ गया, और द righteous shall flourish as the palm tree. बिल्कुल सही. The righteous shall flourish as the palm tree. As इसमें आ गया कि नेकी जो होती है वो palm tree की तरह जो है वो फ्लरिश करती है, फैलती है. As the heart pants after the water brooks. सही. पेंट्स कहते हैं कि ये वैसे आर्काइक वर्ड है, ये अभी यूज़ नहीं होता, ये वैसे थर्ड फॉर्म है उसकी. इनफैक्ट इसका मतलब होता है इंक्लिनेशन या इंक्लाइन होना, किसी की तरफ इंक्लाइन होना. व्हेन यू इंक्लाइन टूवर्ड समथिंग, व्हेन यू आर फॉन्ड ऑफ सम, बट ये वर्ब है, ये वर्ब है. ठीक है, फॉन्ड तो जाहिर है कि वर्ब नहीं है,
लेकिन ये वर्ब है। तो व्हेन यू आर फॉन्ड ऑफ समथिंग एंड यू आर इंक्लाइंड टूवर्ड्स दैट थिंग, वी से दिस वर्ड पेंट इज। अब इसकी फर्स्ट फॉर्म जो है वो पेंट है, PANT, ETH नहीं है। ये इसकी सेकंड फॉर्म है मोस्ट प्रोबेबली, जो उसने यहाँ पर यूज की है। एनीवेज, एज द हार्ट, हार्ट डियर को कहते हैं, डियर। डियर इनफैक्ट नहीं होता, ऑफस्प्रिंग होता है डियर का। आमतौर पर जो 5 ईयर से बड़ा हो उसको हम कहते हैं हार्ट, बट ये भी आर्काइक है। ये भी मतलब जो है वो अब यूज़ नहीं होता। मतलब नया नया वर्ड इसके लिए, बहुत सारे वर्ड होते हैं उसके लिए। कोई काफ होता है, जो हिरन है, जो डियर है, उसका जो एक यंग वन है, जो उसका मतलब 5 ईयर से बड़ा, जो हम कह लें कि जो बच्चा है उसका, उसके लिए काफ भी यूज़ करते हैं वर्ड, राइट। और मतलब ये जो है उसके लिए फॉन भी होता है वैसे, फॉन, FAWN, फॉन। तो एनीवेज ये जो है वो है। अच्छा, तो वो क्या कहते हैं कि जिस तरह एक हिरन जो होता है वो वाटर ब्रूक्स, यानी ब्रूक्स हम पता ही है हमें, एक पानी की नदी की तरफ इंक्लाइंड होता है, एज दिस वन, सो माई सोल आफ्टर यू गॉड, बिल्कुल ऐसे ही है खुदा, मेरी जो रूह है आपकी तरफ इंक्लाइंड है। तो इसमें देखिए दो सिमिलीज हैं, एक तो ये है एज दिस वन, और दूसरा ये है सो माई सोल, जैसा उसने यहाँ पर लिखा सो और लाइक। अब पेपर में क्या होगा, पेपर में वो आपको एक सेंटेंस दे देगा, ठीक। अब इसमें से कई सवाल पैदा किए जा सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसमें से MCQ बनाना हो, मैं इसको अंडरलाइन कर सकता हूँ, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर सकता हूँ, मैं पूछ सकता हूँ कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, दैट वुड बी कंपैरेटिवली इजियर MCQ, राइट। और उसके अलावा अगर इसमें से मज़ीद कुछ बनाना हो तो हम कह सकते हैं कि विच ऑफ देम, विच फ्रेज ऑफ देम आर एग्जाम्पल ऑफ, फ्रेजेस आर एग्जाम्पल ऑफ सिमिली। सो उसमें फिर मैं पेयर्स दे सकता हूँ मुख्तलिफ बना के, एक ये पेयर हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक दोनों आ जाएंगे, फिर साथ को ये बना दूंगा, इस तरह। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने से क्या होता है कि MCQ किसी किस्म का भी आ जाए, आप उसको इजीली डील कर सकते हैं। फाइन। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, पेपर में वर्ड्स मीनिंग्स भी आते हैं, ठीक है। सेकंड ईयर के MCQ पोर्शन में अगर आप पास्ट पेपर्स उठाएं 8, 10, 12 साल के पेपर्स, तो उसमें वो वर्ड मीनिंग भी अक्सर पूछ लेता है, स्पेलिंग्स भी पूछ लेता है, ठीक है। अब चूंकि ये वर्ड आपकी बुक में शामिल हैं सारे के सारे, तो ऐसे वर्ड्स अगर मैं पेपर बनाऊं मैं तो ये वर्ड जरूर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट इसको पढ़ा ही नहीं होगा सही से, ठीक है। उनको अगर टफ टाइम देना चाहता हूँ, मुझे कोई कहे मुश्किल पेपर बनाए इस दफ़ा, तो मैं तो ऐसे ऐसे वर्ड उठाऊंगा कि जो आर्काइक हैं और जो मतलब जो हैं वो मतलब स्टूडेंट्स ने कम पढ़े होंगे, ठीक। अच्छा जी। अच्छा, एक स्टूडेंट ने सवाल किया है कि इधर डैश क्यों यूज़ किया है। देखिए डैश जो होता है ना, डैश बेसिकली कॉमा जो होता है, कॉमा उसकी रिप्लेसमेंट होती है, ठीक। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि डैश की एग्जिस्टेंस है क्यों इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर के अंदर, पंक्चुएशन के अंदर। तो डैश ये जो डैश है ना, ये सबसे लॉन्गेस्ट डैश है, ठीक। इसका नाम होता है M डैश, EM डैश, ठीक है। डैश की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, उसमें से एक टाइप जो है वो M डैश होती है, जो लॉन्गेस्ट डैश होती है साइज में। तो ये डैश जो होती है ये कॉमा की जगह यूज़ की जाती है। मतलब जब राइटर कोई चीज़ लिखता है, ऑथर कोई चीज़ लिखता है, ख़ास तौर पर अपनी स्टोरी, प्ले, ड्रामा वगैरह इस तरह, मतलब कोई भी कोट लिखता है या इस तरह, तो उसके अंदर जो है वो फिर इस किस्म की वो कॉमा की बजाय, फॉर्मल रहने की बजाय थोड़ा इनफॉर्मल हो जाता है। हाँ, अब दूसरा सवाल कि क्यों ये पॉज के लिए यूज होती है। अगर कोई ऑथर जो है वो पॉज देना चाहता है किसी किस्म का अपनी राइटिंग के अंदर, तो वो पॉज के लिए ये यूज करता है, बिकॉज कॉमा जो है उसका भी प्राइमरीली यूज यही होता है कि वो पॉज के लिए यूज होती है। तो इसी तरह यहाँ पर उसने भी एक पॉज देने के लिए जो है वो इसको यूज किया। सो माई सोल आफ्टर दी का मतलब यू होता है, ये भी क्लासिकल इंग्लिश का एक वर्ड है जो उसने यहाँ पर लिखा। अच्छा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि मजीद हमारे सामने क्या क्या है। नेक्स्ट देखिए, एक और एग्जांपल आपके सामने है। ये सारी एग्जांपल्स मैं थॉरोली इसलिए आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि आमतौर पर होता ये है
कि स्टूडेंट के साथ जो है वो इन चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है। तो अगर मसला वही है कि जो है मतलब कि अगर मुश्किल पेपर बनाना हो तो फिर इसी बुक से ऐसा ऐसा पेपर बन सकता है कि स्टूडेंट को समझ ही नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ है। तो आपको पता है ना कि अनयूजुअल हालात हैं और रिस्क नहीं लिया जा सकता इस दफ़ा किसी किस्म का भी। फर्स्ट ईयर सारी हमारी डिपेंडेंट है इसके ऊपर, सिलेबस ऑलरेडी रिड्यूस्ड है, तो बोर्ड वाले गुस्सा भी होंगे थोड़ा आप लोगों पे। ठीक है, शफकत महमूद भी आप पे काफ़ी गुस्सा होगा क्योंकि उसने बेचारे ने मजबूरी में छुट्टियां दी, स्टूडेंट ने उनका शुगल ही बना लिया कि जनाब ये जो है वो हमारे वजीर हैं, हम पे शफकत फरमाते हैं और ये वो। तो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर इवन वर्स सिचुएशन. So that is why I'm very worried about with this thing, and I'm very concerned about this thing, that we must have an understanding of each and every word given in this book, right? So अच्छा, एक स्टूडेंट कह रही है कि ये मीनिंग बता दें इसका, ये जो लास्ट है ये वर्ड्स है ऑफ दिस पेज 237। लेकिन इसका मतलब ये है कि ऑथर ने ये कहा है, इसका ऑथर मुझे नहीं पता कौन है, ये यकीनन किसी प्ले में से लिया गया है या किसी पोइम में से लिया गया है या किसी ऐसे लिटरेरी पीस के अंदर से लिया गया है ये लाइन्स, क्योंकि इस बुक के अंदर ज़्यादातर जो है वो ऐसे ही एग्जाम्पल हैं जो किसी ना किसी बुक से उठाई गई हैं। बाइबल से बेशुमार एग्जाम्पल्स ली गई हैं इस बुक में जो है वो इंक्लूड की गई हैं। तो इसलिए इसका बाकी जहाँ तक इसके मतलब की बात है, इसका मतलब ये है, वो ये कहता है कि जिस तरह से एक हिरन जो है वो पानी की नदी की तरफ माइल होता है, बिल्कुल ए खुदा मेरी रूह आपकी तरफ माइल होती है। ठीक है, तसव्वुफ है, इसको हम जो है वो मिस्टिक ये लाइन है बड़ी कि खुदा से रिलेटेड है, तो इसलिए उन्होंने जो है वो बात की। अच्छा, बाकी एक और स्टूडेंट ने पूछा हुआ ऊपर जो एक वर्ड है आ, उसका वो उन्होंने मतलब पूछा है असीरिया, वो वैसे असरिया इसकी प्रोनाउंसिएशन है, इसका मतलब होता है पीपल है, वैसे खास ओल्ड लोग जो हैं उनको कहा जाता है जो क्लासिकल हिस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, उन लोगों को जो है वो ये कहा जाता है। फाइन, तो मेरा ख्याल है कि ये पेज जो है वो हमारा क्लियर है और हम अब आगे बढ़ सकते हैं। और कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। अच्छा, let me move on, let me turn to the next page. अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है वर्ड्स आर लाइक लीव्स। Something went wrong. Please try again. अच्छा, words are like leaves and where they most abound. Now look at this, abound का मतलब होता है plentiful, plentiful बहुत ज़्यादा। words are like leaves and where they most abound। और फिर आगे देखिए कॉमा है इसके बाद ना, ये इसका मतलब ये कोटेशन जो है वो आगे भी जारी रहेगी। मच फ्रूट ऑफ, अच्छा फ्रूट को देखिए उसने इसके साथ एस नहीं लगाया, अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं, फ्रूट की प्लूरल बनाते वक्त इसके साथ एस लगा देते हैं। जो आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा ना 6 मार्क्स का जिसमें करेक्शन ऑफ पैसेज है, वहाँ पे जो है वो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मच फ्रूट ऑफ सेंस बीनीथ इज रेयरली फाउंड, यहाँ पे पूरी बात हुई है। तो आपने ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन को अलग अलग नहीं समझना। पहली वाली लाइन जो है उसके बाद कॉमा है, इसके बाद फिर एक नई लाइन है, ये बुलेट्स को इग्नोर करें। ये बुलेट्स जो है ना इसने गलत लगा दी हैं, ये जिसने बुक टाइप की है उसने ऑटो जो है वो वर्ड में जाके जो है वो बुलेट्स लगाए तो उसने सब पे लगा दिए, तो नीचे वाला बुलेट जो है उसको कंसीडर नहीं करना। और ये मच का एम भी जो है वो कैपिटल जो है वो नहीं आना चाहिए, ये भी स्मॉल आना चाहिए ताकि स्टूडेंट को बेहतर आइडिया हो सकता कि ये एक ही जो है वो लाइन है। सो इसके अंदर देखते हैं कि कहाँ कहाँ जो है वो सिमिली है। वर्ड्स आर लाइक लीव्स, एक तो ये लाइक लीव्स डेफिनेटली ये है, एंड वेयर दे मोस्ट अबाउंड मच फ्रूट ऑफ सेंस बीनीथ इज रेयरली फाउंड। इसका मतलब सिंपली ये है इन दोनों लाइंस का कि इंसान को मुख्तसर गुफ्तगू करनी चाहिए। ज़्यादा बोलने वाले जो लोग होते हैं ना वो कोई इतने वाइज नहीं होते। ठीक, वर्ड्स आर लाइक लीव्स मतलब लफ्ज जो होते हैं ये पत्तों की तरह हैं, एंड वेयर दे मोस्ट अबाउंड, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मच फ्रूट ऑफ सेंस बीनीथ इज रेयरली फाउंड, फिर इसका जो मतलब वर्थ जो है वो ख़त्म हो जाती है।
फ्रूट ऑफ सेंस, समझ रहे हैं ना, उसने दोनों को रिलेट किया है, फ्रूट ट्रीज की निस्बत से लगा दिया, लीव्स की निस्बत से लगा दिया, सेंस जो है वो वर्ड्स की निस्बत से लगा दिया, दो चीज़ों को मिक्स करके उसने जो है वो हमारे सामने ये बात रखी है, beneath is rarely found। फिर देखें, हाउ फॉर दैट लिटिल कैंडल्स थ्रोज हिज बीम्स, फिर देखिए, हाउ फॉर दैट लिटिल कैंडल थ्रोज हिज बीम्स, सो शाइन्स अ गुड डीड इन अ नॉटी वर्ल्ड। ये जो आपने प्ले पढ़ा है ना, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये उसकी लाइंस हैं दोनों। यहाँ भी उसने वही गलती की है। हाउ फॉर दैट लिटिल कैंडल थ्रोज हिज बीम्स, सो शाइन्स अ गुड डीड इन अ नॉटी वर्ल्ड। शेक्सपियर की लाइंस हैं, बड़ी मशहूर हैं और मर्चेंट ऑफ वेनिस में से डिराइव की गई हैं। ये बोली थी पोर्शिया ने। ये लाइंस जो है ना, पोर्शिया जो स्पीच करती है ना, दरअसल वो इसमें ये बात बना रही थी, ये मैसेज दे रही थी कि जिस तरह से एक छोटी सी कैंडल जो होती है वो अपनी रोशनी फैला देती है और जो लोगों के बड़े काम आती है, सो शाइन्स अ गुड डीड, बिल्कुल ऐसे ही जो इंसान के अच्छे अमल होते हैं इन अ नॉटी वर्ल्ड। इस नॉटी ज़ाहिर है एक डिफरेंट वर्ड है, इसके नॉटी का मतलब यही है कि जिस किस्म की आज दुनिया हम फेस कर रहे हैं, ऐसी दुनिया के अंदर अगर आपने कोई अच्छा अमल किया है, वो बड़ा जो है वो वर्क करता है और बड़ा उसकी उसकी वर्थ होती है और वो बड़ा वर्दी होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे जो है वो एक कैंडल जो है उसकी लाइट होती है। तो इसमें देखिए कहाँ पर है जी ये सिमिली, हाउ फॉर दैट लिटिल कैंडल थ्रोज हिज बीम, सो शाइन्स। तो ये जो सो शाइन्स है, ये इसको रिजेंबल किया जा रहा है, यानी उस लिटिल कैंडल की जो बीम है और इसको शाइन को जो है वो उसके साथ जो है वो मैच किया जा रहा है। अच्छा, एक स्टूडेंट पूछ रहा है सर इस फर्स्ट वाले में एज सो लाइक यूज नहीं हुआ। देखिए ये एक वर्ड्स नहीं है ना, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। ये गलत, उसने टाइप ही गलत किया हुआ है ना, मैं आपको करेक्शन करवा रहा हूँ। देखें, उसने लिखा हुआ ना, हाउ फॉर दैट लिटिल कैंडल थ्रो हिज बीम, अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई, अभी ये पूरा सेंटेंस नहीं है। ठीक है, सेंटेंस कहाँ फिनिश होगा, वर्ल्ड तक, जहां फुल स्टॉप आया हुआ है। यानी ये सेंटेंस हाउ से स्टार्ट होता है और वर्ल्ड पर खत्म होता है, और इसका जो वर्ड है, इंडिकेटर है, वो सो है, दूसरे क्लॉज में मौजूद सो है। इस सो से पीछे जो डॉट लगा हुआ है, जो बुलेट लगा हुआ है, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि ये अलग सेंटेंस है, उसको आप खत्म कर दीजिए और उसको कंसीडर ही मत कीजिए। समझ रहे हैं, हाउ फॉर दैट लिटिल कैंडल थ्रोज हिज बीम, सो शाइन्स अ गुड डीड इन अ नॉटी वर्ल्ड। आई होप सो कि ये आपको समझ आ गया होगा कि इसके अंदर जो है वो क्या बात हुई है। हाँ, बीम देखें, एक और स्टूडेंट ने पूछा है कि वाई बीम इज यूज्ड फॉर कैंडल। बीम ऑब्वियसली उसकी लाइट के लिए उसने यूज किया है। अब हाँ, उसको अगर हम देखा जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज की रूह से इसके लिए वो अलग वर्ड लेके आ सकता था जो कि सिर्फ कैंडल ही के लिए होता और उसके साथ बेहतर अग्रीमेंट बनाता। लेकिन होता ये है कि व्हेन इट कम्स टू लिटरेचर, व्हेन इट कम्स टू specifically this guy Mr. William Shakespeare, he used word with a lot of deviation. He loved to do it। शेक्सपियर के बारे में तो मशहूर है कि इसने बहुत सारे नए वर्ड्स उल्टा इंट्रोड्यूस करवाए, इसका जो एरा था नए नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस करवाए। तो ये ऐसी ऐसी जगहों पर डिफरेंट वर्ड्स जो है वो यूज़ किया करता था, जो कि इसका जो है वो एक समझ लें कि खासा था, इसका स्टाइल था। नंबर टू, शेक्सपियर ने जिस दौर में ये प्ले लिखा हुआ है उस दौर में वर्ड्स की कॉनोटेशंस खासी डिफरेंट थी। जो आज के दौर की वर्ड्स की कॉनोटेशंस हैं वो उस तरह से नहीं हैं जो शेक्सपियर के दौर में थी। फॉर एग्जांपल उसके उसके दौर में बहुत सारे वर्ड्स के मतलब ही अलग थे। ठीक, जैसे सिली है, इसका मतलब वाइज हुआ करता था उस दौर में, और इस तरह की कुछ चेंजिंग्स जो हैं वो बहरहाल मौजूद थी। तो इसी वजह से ऐसे इस वर्ड्स की जो है वो कॉनोटेशन इसके साथ जो है वो हमें लेस मैच्ड होती जो है वो नज़र आती है। अच्छा, एनीवेज, uh,
अच्छा फिर आगे देखिए, लाइफ इज एज टीडियस एज अ ट्वाइस टोल्ड टेल। जस्ट एक वंस मुझे सेटिंग इसकी चेक कर लेने दीजिए। कॉनोटेशन, कॉनोटेशन कहते हैं एसोसिएशन, मतलब फॉर एग्जांपल कौन सा वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होना है और किस कौन सा वर्ड किधर आना है, उसको कॉनोटेशन कहते हैं। कॉन्टेक्स्ट से है कॉनोटेशन। अच्छा फिर देखें, लाइफ इज एज टीडियस एज अ ट्वाइस टोल्ड टेल, ठीक है, वैक्सिंग द डल ईयर ऑफ अ ड्राउजी मैन। ये यहाँ तक आता है, ये भी शेक्सपियर ही ने कहा था। लाइफ इज अ टीडियस, लाइफ इज एज टीडियस एज ट्वाइस टोल्ड टेल। कहता है जितना हम कहानियों में पढ़ते हैं ना, लाइफ ऐसी नहीं है, लाइफ इससे 2 गुना जो है वो टीडियस है। नंबर वन, मतलब लाइफ इज नॉट एन ईजी थिंग। दूसरी बात फिर आगे उसको कंटिन्यू करता है, एक तो जाहिर है एज टीडियस इसमें जो है वो सिमिली है। फिर वो कहते हैं वैक्सिंग द डल ईयर ऑफ अ ड्राउजी मैन। ये काफ़ी क्लियर है, किसी इंसान को उसके मतलब जो है उसको ऐसे ऐसे इंसान को क्लीन करना जो है वो बहुत ज़्यादा जो मतलब टीडियस बुरा, टीडियस मीन लाइफ इतनी अच्छी नहीं है। इनफैक्ट टीडियस बेसिकली आपको याद नहीं है कि वो ये वो क्या था वो वर्ड जो प्ले अपना स्टोरी है वो वाली, द वाइट लैम्प। वाइट लैम्प के अंदर जो है वो उसने वो जो आता है, क्या उसका नाम है, अर्शक आता है, उसका जो फादर होता है इसका, अर्शक बल्कि उसका लड़का होता है, उसका फादर मुझे उसका नाम भूल गया, जो है वो जो आके घर साफ, बल्कि नहीं 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 नहीं, आई एम सॉरी, आपने तो वो बुक ही नहीं पढ़ी। ये बुक अभी रिसेंटली चेंज हुई है, ये बुक पहले थी, अब आई है, इस साल न्यू आई है, वो द वाइट लैम्प स्टोरी है, रिसेंटली फर्स्ट ईयर की बुक में आई है। तो एनीवेज, टीडियस का मतलब होता है कि मतलब ऐसी चीज के जो मतलब अच्छी ना हो, मतलब क्या इसको कह सकते हैं, आई मीन डल कह सकते हैं या बोरिंग कह सकते हैं, या ऐसी चीज के जो कि अच्छी ना हो, मतलब बोर कह लें आप शॉर्टली। अच्छा, अच्छा आगे चलिए, फिर देखें, लाइफ इज एज टीडियस एज अ ट्वाइस टोल्ड टेल वैक्सिंग द डल ईयर ऑफ अ ड्रोजी मैन। ये एक ही बात है, एक ही सेंटेंस है। द सोल वॉज लाइक अ स्टार, ये नई चीज है आगे, ये सिंगल सेंटेंस ही है। द सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड dwelt अपार्ट, दो हेड्स, हेड्स कहते हैं हैड को, दो कहते हैं यू को, ये क्लासिकल इंग्लिश है। यू हैड इसका मतलब है यू हैड अ वॉइस whose sound was like the sea। ये दरअसल ना क्या उसका नाम है, विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोइम है, लंदन, क्या उसका नाम था, लंदन 1802, हाँ बिल्कुल, ये उसकी एक पोइम है ना विलियम वर्ड्सवर्थ की, वो उसने लिखी है जॉन मिल्टन के लिए। मिल्टन एक बहुत बड़ा शायर था ना, तो उसकी उसको प्रेज करने के लिए लिखी थी उसने पोइम। तो ये बेसिकली मिल्टन के बारे में कह रहा है कि मिल्टन, यू हैड अ वॉइस whose sound was like the sea, राइट, उसकी पोइट्री की तारीफ कर रहा है, उसकी आवाज की तारीफ कर रहा है, तो इसमें क्या है, लाइक द सी। फिर देखें, ओ माई लव्स लाइक अ रेड रेड रोज दैट इज न्यूली स्प्रंग इन जून। ये भी पोइटिक लाइंस ही हैं, तो आसान है, लाइक अ रेड रोज। अच्छा फिर, ओ माई लव्स लाइक द मेलोडी दैट इज अ स्वीटली प्लेन इन द टून, जून एंड टून। एंड ये इसका मतलब एक ही पोइम का जो है वो कुछ स्टेंजा उठाया है उसने और वो लिख दिया। आई डोंट नो कि उसने किस पोइम से उठाया है, बट एनीवेज ये है पोइम, और ये उसमें से लिया। तो इसमें भी जो है वो लाइक द मेलोडी और लाइक द रेड रोज जो है वो इसमें आपके सिमिली की एग्जांपल्स हैं। सो ये इसमें हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, द फॉलोइंग आर सम ऑफ कॉमन सिमिलीज ऑफ एवरीडे स्पीच। ओके, मेड एज, मेरा ख्याल है कि हाँ बस ये तो कुछ देख लें, ये डेली लाइफ की कुछ एग्जांपल्स उसने दी हैं। मैड एज मार्च, शेयर एज प्राउड एज पीकॉक, एज बोल्ड एज ब्रास, एज टफ, ये आसान है, एज अ क्रिस्टल, मतलब ये वो है जो मतलब काफ़ी ईजी है। आगे फिर मेटाफर स्टार्ट हो जाता है, और मेटाफर जो है वो मेरा ख्याल है कि हम कल पे छोड़ते हैं, आज जो है वो हम इसको नहीं करते।
अच्छा, ठीक है।